आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 एक्सरसाइज 1.4। प्रश्नावली 1.4 एक्सरसाइज 1.4। प्रश्नावली 1.4 जो है उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला सवाल देखेंगे। पहले सवाल में ये लिख रखा है, पहले क्वेश्चन में लिख रखा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.4 प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में यह दे रखा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। ये हमें क्लासिफाई करना है, ये हमें बताना है। क्लासिफाई करना है यानी वर्गीकृत करना। ठीक है, कौन कौन सी परिमेय कौन कौन सी अपरिमेय। तो इसमें पहला जो है, पहले का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है 2 माइनस √5, 2 माइनस √5। देखिए आप, 2 जो है वो तो है परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर, और √5 जो है वो है अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या है तथा √5 अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदा ही अपरिमेय होता है। दी गई संख्याओं में 2 एक परिमेय संख्या है, जिसमें से √5 एक अपरिमेय संख्या को घटाना है। 2 एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या √5 को घटाना है। घटाने पर निश्चित रूप से एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अर्थात 2 माइनस √5 बराबर अपरिमेय संख्या। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 2 माइनस √5 in an irrational number being a difference between a rational and an irrational।
अब इसको हटा देते हैं। ये इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इरेशनल नंबर होगा, हिंदी मीडियम वाले अपरिमेय संख्या। दूसरा है 3 प्लस अंडरूट 23 माइनस अंडरूट 23। अब देखिए आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो ये कोष्टक खोलने पर, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट खोलने पर हमें क्या मिलेगा, 3 का 3 प्लस अंडरूट 23 माइनस अंडरूट 23। ये प्लस का अंडरूट 23, ये है माइनस का अंडरूट 23, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फाइनल जो आंसर है वो आएगा 3 और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, जहाँ पर p और q कोई पूर्णांक है, इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर जो है वो 0 भी नहीं है, अर्थात 3 जो है, जो हमें 3 मिला है, ये 3 एक परिमेय संख्या है। ओके, तीन एक परिमेय संख्या है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 3 प्लस अंडरूट 23 माइनस अंडरूट 23, 3 प्लस अंडरूट 23 माइनस अंडरूट 23 बराबर 3। यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है, अर्थात दी गई संख्या जो ये दे रखी संख्या है ये परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि अंडरूट 23 और अंडरूट 23 इसमें कट जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था इसको क्लासिफाई करना था, तो क्या ये कौन सी संख्या है ये, तो ये दी गई संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 3 प्लस अंडरूट 23 माइनस रूट 23 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 is equal to 3, which is a rational number. All are equal, so this number is rational number. Given number is rational number. ओके, ये कैंसिल हो जाएगी दोनों और हमें 3 ही मिलेगा, और ये सारी एक दूसरे के इक्वल है, तो ये परिमेय है तो फिर ये भी परिमेय है, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है। इसको हटा देते हैं। अब है तीसरा, पहले का थर्ड, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा ये कह रहा है क्वेश्चन जो है 2√7/7√7। अब देखिए आप पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। ये किसके बराबर होगा, 2 इंटू अंडरूट 7 बटा ये होगा 7 इंटू अंडरूट 7, यानी कि 2/7 इंटू अंडरूट 7 बटा अंडरूट 7। ये अंडरूट 7 से अंडरूट 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा जो है 2/7 के बराबर, अंडरूट 7 से अंडरूट 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका मेन आंसर ये है, और ये सब एक दूसरे के इक्वल है, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, 2/7 एक परिमेय संख्या है, 2/7 इज अ रेशनल नंबर। टू बाई सेवन इज अ रेशनल नंबर।
2/7 एक परिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 2/7 which is a rational number, so the given number is also rational number। ये हो गया थर्ड। अब है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन है 1/√2। या तो हम इसको भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। इसको क्या करेंगे, √2 से गुणा भाग कर देंगे। तो ऊपर तो हो गया √2, नीचे हो गया 2। एक परिमेय संख्या है, 2 अपरिमेय संख्या है। या फिर नीचे से √ हटा दिया तो ऊपर आ गई अपरिमेय संख्या और नीचे आ गई परिमेय संख्या। कैसे भी हो सकता है ये तो ये वाला फॉर्म है और ये वाला फॉर्म है और ये दोनों इक्वल है। ओके, ये परिमेय बटा अपरिमेय, अपरिमेय बटा परिमेय। क्योंकि हमने इसका क्या किया है, हमने परिमेय संख्या का रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण किया है। हमने वास्तविक संख्याओं का परिमेयकरण करते हैं ना, वैसे परिमेयकरण किया है, यानी कि नीचे से √ हटा के हमने ऊपर √ लिखा है। होता है ना कि हर का परिमेयकरण, हमने 1.4 शुरू करने से पहले ये देखा था, हर का परिमेयकरण। वो हर का परिमेयकरण ही किया है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। या फिर रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। ये तो हो गया। देखिए, आप परिमेय में अपरिमेय का भाग देना है या फिर अपरिमेय में परिमेय का भाग देना है। कहने का अर्थ ये है कि 1/√2 ये दी गई संख्या में 1/√2 में एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि शून्येतर परिमेय संख्या का शून्येतर परिमेय संख्या का, यहाँ पे तो ये परिमेय ये अपरिमेय, यहाँ पे ऊपर अपरिमेय नीचे परिमेय, हम कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक शर्त रही थी कि नीचे जो है शून्येतर होना चाहिए, हर जो है शून्येतर होना चाहिए। शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो। शून्येतर क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, तो हम कहने का अर्थ ये है कि हम जानते हैं कि शून्येतर परिमेय संख्या, जो शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। हम भाग दे रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय या अपरिमेय परिमेय, इनका जो भागफल होता है, भागफल यानी कि क्वोशंट जो होता है, भागफल जो होता है वो सदैव अपरिमेय होता है, इरेशनल होता है। वो सदैव अपरिमेय होता है। देखिए, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय होता है, अतः दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 1/√2 इज irrational being the quotient of a rational and irrational। okay, 1/√2 is irrational being the quotient of a rational and
इरेशनल। ये हो गया फोर्थ, पहले का चौथा। शून्यतर यानी नॉन जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो होते ही ये मान इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, बाकी किसी भी परिमेय संख्या का भाग दे दे, सिर्फ एक जीरो नहीं होना चाहिए। फिर इसका फिफ्थ क्वेश्चन है जो लास्ट है, वो है 2 पाई। क्या है? 2 पाई। अब देखिए आप, इसमें 2 तो है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और पाई है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, दी गई संख्या में 2 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक शून्यतर परिमेय संख्या यानी नॉन जीरो परिमेय संख्या, जीरो नहीं होनी चाहिए, शून्यतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव ही एक अपरिमेय संख्या होता है। इनका जो गुणनफल है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। सदैव ही अपरिमेय संख्या होता है। अतः दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसका आंसर है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये हो गया पहला कंप्लीट, पहले के पांचों क्वेश्चन कंप्लीट। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है? जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? दूसरा सवाल जो है वो हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें व्यंजक दे रखे हैं, व्यंजक जो है वो हमें दे रखे हैं, एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, जो व्यंजक दे रखे हैं उन व्यंजकों को सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इंग्लिश मीडियम वालों ने इससे पहले वाला 2 पाई वालों का आंसर है कि 2 पाई इज इरेशनल बियॉन्ड बीइंग। 2 पाई इज, ये पहले का फिफ्थ जो था, जो ये वाला था 2 पाई, तो 2 पाई इज इरेशनल। 2 पाई इज इरेशनल बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल। ये फिफ्थ वाला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो था वो ये है इसका आंसर। 2 पाई इज, क्या आंसर है? 2 पाई इज इरेशनल बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल। ये पहला कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित व्यंजक है, निम्नलिखित व्यंजक में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। चार, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक को सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है उसको। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जिसमें पहला है
3 प्लस अंडरूट 3, 2 प्लस अंडरूट 2, 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो है एक व्यंजक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं एक्सप्रेशन, और इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सरल करना है। तो कैसे करेंगे? योगफल गुणन का वितरण का नियम, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एट द एडिशन या ऑन द एडिशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 3 का गुणा इस पूरे से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे, 2 प्लस अंडरूट 2 इस पूरे से करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है दोनों का। फिर इसमें से लेंगे प्लस अंडरूट 3, इसका गुणा भी इस पूरे से करेंगे, ओके। अब इस 3 का गुणा भी अंदर करेंगे, ठीक है। ये गुणन का बंटन नियम है, मल्टीप्लिकेशन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ऑन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का। तो ये 3 का गुणा अंदर दोनों से होगा। पहले तो 3 का गुणा इस 2 से हो गया, प्लस का प्लस 3 का गुणा अंडरूट 2 से हो गया, ओके। प्लस अंडरूट 3 का गुणा 2 से हो गया, प्लस अंडरूट 3 का गुणा अंडरूट 2 से हो गया। ये देखिए आप, संख्या का संख्या से गुणा, 3 दूना 6, ये हो गया प्लस का प्लस 3 अंडरूट 2, प्लस ये क्या हो गया 2 अंडरूट 3, प्लस ये हो गया अंडरूट में हम लिख सकते हैं ना इसको, अंडरूट ए इंटू अंडरूट बी को लिख सकते हैं अंडरूट ए बी, अंडरूट के अंदर ले जाके गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गया अंडरूट 6, ओके। तो ये इसका आंसर है, इसका उत्तर है ओके, ये इसका आंसर है 6 प्लस 3 अंडरूट 2 प्लस 2 अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 6। ये हो गया पहला, सिंप्लीफाई हो गया ये, इसको हटा देते हैं पहले को, अब है दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का दूसरा, सेकंड का सेकंड। 3 प्लस अंडरूट 3, 3 माइनस अंडरूट 3, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। तो ये क्या होता है? पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो ये क्या हो गया? पहली संख्या का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी अंडरूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, अंडरूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 6 इसका आंसर, 6 इज द आंसर। देखिए आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है? ये यहाँ पर कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका यहाँ पे कर रहे हैं कि 3 को मल्टीप्लाई पूरे से करना है, फिर प्लस अंडरूट 3 को जो है इसको भी गुणा इस पूरे से करना है, ओके। 3 को गुणा इस पूरे से किया, फिर अंडरूट 3 को गुणा भी पूरे से किया। अब 3 का गुणा 3 से हो गया, अब कोष्टक खोलना है, कोष्टक को खोलने पर 3 का गुणा 3 से हो गया, माइनस 3 का गुणा अंडरूट 3 से हो गया, प्लस अंडरूट 3 का गुणा 3 से हो गया, फिर माइनस अंडरूट 3 का गुणा अंडरूट 3 से हो गया, ठीक है। 3 का गुणा 3 से किया 9, माइनस 3 अंडरूट 3 प्लस 3 अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 3 का अंडरूट 3 से किया 3, ये माइनस का 3 अंडरूट 3 प्लस का 3 अंडरूट 3 कैंसिल हो जाएगा,
कट जाएंगे प्लस माइनस वाले, और ये तो 9 का 9 और -3 का -3, तो ये आ गया इसका आंसर। इसको इस फॉर्मूला सूत्र से भी कर सकते हैं, ये आंसर आएगा। इसको खोल के भी करेंगे तो भी सेम एज इट इज वही आंसर आएगा। ओके, ये था दूसरे का दूसरा, सेकंड का सेकंड। इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब है दूसरे का तीसरा। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखिए, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये दो तरीके, पहला तो फॉर्मूले से करते हैं, दूसरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए आप, ये फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए इसको इस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे यानी पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, प्लस b का स्क्वायर यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसमें, ये फॉर्मूला लगाने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला ही है। ये वाला फॉर्मूला, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर यानी पूरी का स्क्वायर, वो होता है पहली संख्या का स्क्वायर, ये रहा पहली संख्या का स्क्वायर। फिर 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये रहा 2 इंटू ए इंटू बी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू 2। फिर तीसरा हो गया बी का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सूत्र लगा था, ये वाला फॉर्मूला लगा था, सरल समीका जो थी वो ये लगी थी। अब इसमें √5 का स्क्वायर क्या हो गया, इसको सॉल्व कर रहे हैं। √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 2 बाहर, √5 और √2 हो गया √10 प्लस ये हो गया 2, 5 और 2 7, तो 7 प्लस 2 √10, ये इसका आंसर रहेगा। 7 प्लस 2 √10, 7 प्लस 2 √10, ये इसका आंसर रहेगा। दूसरा मेथड ये, दूसरा फॉर्मूला ये है कि इसको इसी से ही गुणा करना है। इसका स्क्वायर का मतलब यही हुआ, √5 प्लस √2 को गुणा करना है √5 प्लस √2, इसी से ही। तो हम क्या करते हैं, √5 का गुणा पूरे से करते हैं, पूरे से कर दिया, फिर √2 का गुणा भी इस पूरे से करते हैं। देखिए आप, √5 का गुणा √5 से किया, फिर √5 का √2 से किया, प्लस का प्लस, √5 का √2 से कर दिया, प्लस √2 का √5 से किया, प्लस का प्लस, √2 का √2 से किया, √5 इंटू √5, ये 5 हो गया, प्लस ये हो गया √10, प्लस ये हो गया √10, प्लस ये हो गया 2। ठीक है, 5 और 2 हो गए 7, प्लस √10 और √10 हो गया 2 √10। ये सेम एज इट इज़ वही आंसर है जो ये वाला है, सेम आंसर है, इसी को ही स्क्वायर किया है, इसी का ही वर्ग किया है। ओके, तो ये हो गया दूसरे का तीसरा, सेकंड का थर्ड।
इसको हटा देते हैं। अब है सेकंड का फोर्थ, दूसरे का चौथा, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। अब देखिए आप, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि 2 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा, है ना। यानी कि गुणा में हम संख्याओं को क्रम बदल सकते हैं। कम्युनिटेटिव जो प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमेयता। जो क्रम विनिमेयता की प्रॉपर्टी है, कम्युनिटेटिव जो प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि गुणा में हम उनका क्रम बदल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, ऐसे लिख सकते हैं। ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यही तो है। इसको हम, ये फॉर्मूला हमने देख रखा था, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ये वाला सूत्र जो है, इस सूत्र से a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो पहली संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, यानी 5, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 3। ओके, तो ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दूसरे के। सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन था। देखिए आप, गुणा में जो है हम कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी जो है, क्रम विनिमेयता जो गुणधर्म लगा सकते हैं गुणनफल में। तो हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि इसको इधर रख रहे हैं, इसको इधर रख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके गुणनफल में। ओके, तो इस तरीके से हम जो है, इसका आंसर 3 आएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस कोष्टक को पूरा खोलेंगे तो उसको भी करके देख ही लेते हैं। दूसरा तरीका, √5 जो है, इसको इस पूरे से गुणा करेंगे, √5 प्लस √2 से, फिर माइनस √2 है, इसको गुणा करेंगे पूरे से, √5 प्लस √2, इस पूरे से गुणा कर देंगे। ओके, तो √5 को अंदर गुणा करेंगे, √5 और √5 क्या हो गया, 5, √5 और √2 का गुणा हो गया प्लस √10 हो गया। फिर माइनस का माइनस, √2 का माइनस √2 का गुणा अंदर करेंगे तो ये √10 हो गया, लेकिन बाहर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। √2 का √2 से किया 2, प्लस का √10 और माइनस का √10 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 में से 2 गए, तो ये हो गया 3। ये इसका आंसर है। 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है। कोष्टक को खोल के भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों का सेम आंसर है, 3 आंसर है।
ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जैसे कि √5 को √5 से किया 5, √5 को √2 से किया √10। बाहर कोष्टक है, कोष्टक के बाहर माइनस है, तो कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो माइनस का अंदर गुणा हो जाता है, तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। अब √2 का √5 से किया √10 और √2 का √2 से किया 2, प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे। शेष जो रिमेनिंग बचेगा वो एक तो 5 बचा और एक -2 बचा। ठीक है, तो ये क्या बचा? इसका आंसर जो है वो 3 है, और इसका भी आंसर 3 ही है। फॉर्मूले से या फिर इसको कोष्टक को खोल के करें, सेम आंसर है। ओके, तो ये दूसरे का फोर्थ था, दूसरे का चौथा था, दूसरे का फोर्थ था, सेकंड का फोर्थ, दूसरे का चौथा हो गया कंप्लीट। ये 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, इसको हटा देते हैं। दो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, 2 सवाल तो कंप्लीट हो गए। तीसरा सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है, सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको याद, सबसे पहली चीज़ तो देखिए आप, जब हम पढ़ते हैं गणित, रेखा गणित जो भी है, उसमें हम पढ़ते हैं वृत्त, सर्किल पढ़ते हैं, तो वृत्त में क्या होता है कि ये जो सर्किल है, ठीक है, तो ये इसकी परिधि कहलाती है, जो कंप्लीट बाउंड्री जो है वो कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। जो इसके बीच में एक पॉइंट होता है वो कहलाता है उसका सेंटर, केंद्र। ठीक है, इसको ज़्यादातर ओ से लिखते हैं और सेंटर कहते हैं इसको। ठीक है, परिधि जो है वो इसकी बाउंड्री हो गई। फिर इसके अलावा ये हो गई इसकी त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, और ये हो गया इसका व्यास। व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है, वो रेडियस का डबल होता है, 2 × रेडियस। ओके, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके का है। ये सवाल ये कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि, पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। जो ये वृत्त की परिधि है ये सी है। ओके, पाई को, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, यानी कि वृत्त की परिधि तो है इसमें सी, और उसका व्यास मान लीजिए डी, और उसका व्यास, उसके व्यास जो है मान लीजिए डी। जो डायमीटर व्यास है इसको डी बोला है और परिधि को सी बोला है। सर्कमफेरेंस होती है ना, तो सी और डायमीटर व्यास को डी माना है। अब इसने कहा है कि पाई को वृत्त की परिधि सी, पाई को वृत्त की परिधि, परिधि यानी सी, और वृत्त का व्यास, व्यास यानी डायमीटर डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी कि ये अनुपात हो गया, रेशियो के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। यानी पाई बराबर C/D, पाई बराबर C/D है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। पाई जो है वो अपरिमेय है, इसका अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? कहने का अर्थ यह है कि पाई को जो है वृत्त की परिधि माना सी और उसका व्यास माना डी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर C/D, पाई बराबर C/D। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, या यह इस तथ्य को विरोधाभासित करता है कि पाई अपरिमेय है।
इस अंतर्विरोध या विरोधाभास का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये हमें करना है। देखिए आप इंग्लिश मीडियम वाले, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस say C of a circle to its diameter say D, that is pi is equal to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. Pi is irrational. How will you resolve this contradiction? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अंतर्विरोध या विरोधाभास। आप कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं ना, अंतर्विरोध या विरोधाभास। अब इसको सॉल्व करना है, तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, इस प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि वृत्त की परिधि जो C है तथा उसका व्यास D है अपरिमेय होते हैं। वृत्त की परिधि और व्यास दोनों में से कोई एक अपरिमेय हो सकता है या फिर दोनों अपरिमेय होते हैं। इसका कारण ये है कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई जब हम मापते हैं तब केवल एक निकटतम परिमेय मान प्राप्त होता है। तब हमें ये निकटतम परिमेय मान प्राप्त होता है, क्योंकि 3.14 ऐसा कोई निकटतम मान लेके, पाई का मान लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल हो या फिर कहते हैं ना वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई r। इसमें पाई जो है 3.14 लेके हम इसको सॉल्व कर देते हैं। या फिर निकटतम मान जो है 22/7, 3.14 तो पूरा लेते ही नहीं है क्योंकि ये तो आगे चलता जाएगा, ये तो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 एक निकटतम मान लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसलिए ये इस फॉर्मूले से आ रहा है। पाई का मान क्या आ गया, 2 और r इधर बटा में भेज दो, यानी कि परिधि बटा 2r, ये पाई का मान आ गया। यही तो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पाई बराबर परिधि बटा 2r। 2r का मतलब व्यास ही होता है, r का डबल। ओके, तो इसका आंसर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि वृत्त की परिधि C और वृत्त का व्यास D अपरिमेय होते हैं। इसका कारण ये है कि जब कभी भी एक स्केल या किसी अन्य युक्ति से जब हम कोई लंबाई मापते हैं तब केवल एक निकटतम परिमेय मान प्राप्त होता है, और हम इसे सॉल्व करते समय भी पाई का एक निकटतम परिमेय मान लेकर चलते हैं, 22/7 निकटतम परिमेय मान हमें प्राप्त होता है। कई बार पॉइंटों में भी आता है तो भी हम उसका निकटतम परिमेय मान ही हमें प्राप्त होता है और हम उसे इसी तरीके से मापते हैं। इसी कारण हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D परिमेय है या अपरिमेय है। ये हमें नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय है, इसलिए ज़्यादातर हम इसे परिमेय ही मानते हैं। परिमेय ही मानते हैं क्योंकि हम इसे अपरिमेय का डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय का हम डिसीजन नहीं ले सकते, निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था, अंतर्विरोध या विरोधाभास का निराकरण किस प्रकार करेंगे या कैसे सुलझाएंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं पाई का मान 22/7 आता है, तो कई बार तो 7 से 7 कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो मान पॉइंटों में आते हैं तो हम उसका निकटतम मान लेते हैं परिधि में। तो परिधि में अगर निकटतम मान लेते हैं तो फिर परिधि तो निकटतम मान की हुई, निकटतम मान यानी एग्जैक्ट मान है नहीं, कोई परिमेय संख्या नहीं मिलेगी, अपरिमेय मिलेगी, और परिधि निकटतम है तो व्यास भी तो निकटतम हो सकता है। तो इस तरीके से पाई का मान अपरिमेय ही होगा, इसलिए इसका फाइनल आंसर है पाई बराबर अपरिमेय। और कोई किसी तरीके का जो है कॉन्ट्राडिक्ट या फिर कोई विरोधाभास या अंतर्विरोध नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। उक्त कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो D या C अपरिमेय है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन सिंस व्हेन वी मेजर द लेंथ या व्हेन वी मेजर अ लेंथ विथ अ स्केल
or any other device, we only get an approximate value. So we may not realize that either C or D, either C or D irrational. So either C or D is irrational and hence C upon D is irrational. आगे लिखेंगे I E, so that pi is irrational. pi is irrational. ओके, ये था अपना 3rd नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। अब है सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4, इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, जैसा कि हमने देखा था, एक एग्जाम्पल था। अंडरवुड में 3.5 को हमने नंबर लाइन के ऊपर व्यक्त किया था। उसको जो इंडिकेट है वो अंडरवुड 3.5 को इंडिकेट किया था नंबर लाइन के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त किया था। एज इट इज वैसा ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है संख्या रेखा पर जो है अंडरवुड में 9.3 को व्यक्त कीजिए। संख्या रेखा पर अंडरवुड 9.3 को निरूपित कीजिए या व्यक्त कीजिए। यही क्वेश्चन है, निरूपित कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वेश्चन देखेंगे। रिप्रेजेंट रूट 9.3 on the number line, अब देखिए, आप पहले हिंदी मीडियम वाले संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, सीधा सॉल्यूशन ही करते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसा वैसा लिखना भी है और साथ साथ में वैसा वैसा एक डायग्राम पे बनाना भी है। जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंडरवुड 9.3 को संख्या रेखा पर अंडरवुड 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए या संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सर्वप्रथम एक दी हुई रेखा, यह है एक दी हुई रेखा। तो क्या लिखेंगे? अंडरवुड 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एक दी हुई रेखा या फिर एक दी हुई संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, एक दी हुई संख्या रेखा पर एक स्थिर बिंदु ए पर एक स्थिर बिंदु फिक्स पॉइंट, जो स्थिर बिंदु ए से 9.3 इकाई, ए से ए से 9.3 इकाई की दूरी पर
एक अन्य बिंदु B अंकित किया। ताकि अब AB बराबर 9.3 इकाई, अर्थात AB बराबर 9.3 इकाई बिंदु B से बिंदु B से एक इकाई बिंदु B से एक इकाई की दूरी पर एक और बिंदु या एक अन्य बिंदु C अंकित किया। बिंदु B से एक इकाई की दूरी पर एक और बिंदु या एक अन्य बिंदु C अंकित किया। C अंकित कर दिया। अब रेखा AC का समद्विभाजक, अब रेखा AC का समद्विभाजन करेंगे हम। क्या करेंगे? समद्विभाजन। समद्विभाजन का मतलब होता है समान द्विभाजन, दो भाग करेंगे। ओके, ये कर दिए समान दो भाग, ये और ये बराबर है। तो अब लिखिए, आप हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, बिंदु C अंकित कर दिया। अब रेखा AC का समद्विभाजन कर, यहाँ पर बिंदु C अंकित करने के बाद में अब रेखा AC का समद्विभाजन या समद्विभाग कर एक मध्य बिंदु O ज्ञात करके या O ज्ञात कर लिया। ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये देखिए आप, ये 9.3 है और एक हो गई 10.3 हो गई। अब 9.3 और एक हो गई 10.3। अब 10.3 का आधा होता है 5.15 होता है, और ये भी हो गया 5.15, यानी कि ये दूरी भी 5.15, ये दूरी भी 5.15। ये इसका समद्विभाजन है। ओ इसका मध्य बिंदु है। AC का समद्विभाजन करके या समद्विभाग करके मध्य बिंदु O ज्ञात कर लिया। अब O को केंद्र मानकर OC के बराबर, O को केंद्र बिंदु मान लिया। अब O को तो केंद्र मानेंगे, केंद्र मान के प्रकार का पॉइंट यहां रखेंगे, प्रकार का पॉइंट यहां रखेंगे और पेंसिल की पॉइंट A पर रखेंगे। ओके, यानी O को केंद्र मानकर प्रकार का पॉइंट O पर रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट A पर रखेंगे और एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त बनाएंगे तो OA बराबर OC, OA और OC बराबर होगा क्योंकि ये दोनों इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है। ओके, तो O को केंद्र मानकर OA को अर्धवृत्त की त्रिज्या बनाकर या OC को अर्धवृत्त की त्रिज्या बनाकर, दोनों बराबर ही है, OA को या OC को अर्धवृत्त की त्रिज्या बनाकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, एक अर्धवृत्त खींचेंगे।
ओ को केंद्र मानकर ओ ए या ओ सी के बराबर त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त की रचना की। अब ए सी पर एक लंब खींचा। अब ए सी, ए और सी ये है, इस पर एक लंब खींचेंगे। लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ए सी पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, यानी कि ए सी पर एक लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। ए सी पर एक परपेंडिकुलर या लंब रेखा, ए सी पर एक लंब रेखा, या परपेंडिकुलर इस प्रकार खींचेंगे जो बी से होकर जाए। ए सी पर एक लंब रेखा इस प्रकार खींचेंगे या इस प्रकार खींचेंगे जो बी से होकर जाए, यानी बी से होकर गुजरे। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ए सी पर ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, और ये दूरी अपने को पता ही है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5.15, और ये है 90 डिग्री का कोण। या ए सी पर एक लंब रेखा खींचेंगे या परपेंडिकुलर खींचेंगे जो बी से होकर गुजरे और अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटे। जो बी से होकर तो गुजरे और अर्धवृत्त जो है ये सेमी सर्कल है, इसको बिंदु बी पर काट रहा है, बिंदु बी पर काटे। इस प्रकार हमें बी डी जो है वो, ये बी डी जो है वो ये जो 9.3 थी, जो 9.3 थी उसी का अंडरवुड रूप में मिलेगी, यानी कि अंडरवुड 9.3। अतः बी डी बराबर अंडरवुड 9.3। ये लिख दिया। ए सी पर एक लंब रेखा इस प्रकार खींचेंगे कि संख्या रेखा ए सी पर वो बी से होकर गुजरे और अर्धवृत्त को डी पर काटे। इस प्रकार बी डी बराबर अंडरवुड 9.3 इकाई है। 9.3 इकाई हमें मिल गया ये। अब ये कैसे मिला आप देखिए। ये देखिए आप, हम समकोण त्रिभुज लेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज रेक्टेंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये ओ बी डी। समकोण त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या ज्ञात करना है, बी डी। देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमें कहती है पाइथागोरस प्रमेय। ओके, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि हमें लंब का स्क्वायर चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मिल गया। हमें क्या चाहिए, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हमें लंब चाहिए तो हम लंब निकालेंगे, तो लंब को इधर ही रखेंगे, आधार इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर ही रखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। कहने का अर्थ ये है कि लंब जो है इसमें वो है बी डी,
यानी हमें बी डी का स्क्वायर क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यही है। कर्ण क्या है, ओ डी, हाइपोटेनस क्या है, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी, और बेस क्या है, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ओके, अब अपने को पता है ओ डी क्या है, ओ ए, ओ डी और ओ सी तीनों बराबर है। देखिए आप, ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, इसकी तीनों त्रिज्या है, ओ ए, ओ डी, ओ सी तीनों बराबर है। ओ ए, ओ डी, ओ सी तीनों बराबर है, ये कितनी है, ये जो पूरा ए सी है उसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 10.3 की आधी हो गई 5.15, क्या हो गई 5.15 का स्क्वायर, माइनस ओ बी क्या हो गया ओ बी क्या हो गया, ओ बी हो गया पूरा ए बी में से ओ ए को घटा दो, यानी ये तो है 9.3, उसमें से क्या घटा दो 5.15, यानी कि 4.15। ओके, ये हमने क्या देखा था, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। एक फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ये होता है पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये लगेगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ओके, तो ये क्या हो गया 5.15 और 4.15 हो गया 9.3, और 5.15 में से 4.15 घट गया तो ये हो गया 1, यानी 9.3 को 1 से गुणा करेंगे 9.3 ही आएगा। तो यानी बी डी का स्क्वायर आ गया अपने पास 9.3, तो बी डी हमारे पास क्या आया, अंडर 9.3 ये आया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया बी डी अंडर 9.3। अब हमारे पास ये आया बी डी अंडर में 9.3। अब इसको तो भूल जाएंगे, अब हम इसको लेंगे, संख्या रेखा को बी से प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे, संख्या रेखा को बी से प्रारंभ करते हुए बी को 0 मानकर, सी को 1 मानकर, 1 एकक की दूरी पर सी है, फिर इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 चलते रहेंगे। तो बी को 0 मानकर सी को 1 इकाई की दूरी पर रखते हुए हम आधी आगे चलते रहेंगे, और ये हम इसको संख्या रेखा मानते हुए बी से 0 से प्रारंभ करेंगे। बी से 0 से प्रारंभ करेंगे, तब हम यहाँ पर प्रकार की नोक बी पर रखेंगे और पेंसिल की नोक डी पर रखेंगे, और यहाँ पर हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाएंगे तो ये संख्या रेखा को यहाँ पर करता हुआ हमें मिलेगा, जो कि संख्या रेखा BC को E पर काटते हुए मिलेगा, E पर काटता हुआ प्रतीत होगा। ओके, अब केंद्र B से BD को, केंद्र B से BD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा, जो कि इस संख्या रेखा को E पर काटता है। इस प्रकार BE संख्या रेखा पर, इस प्रकार BE, यहाँ पे लिखिए आप BE संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित
करता है। ओ ए ओ सी ओ डी सब बराबर है। ओ ए ओ सी ओ डी ये सब वृत्त की त्रिज्या है, ये सब बराबर है। ओके, ये सब अर्धवृत्त की त्रिज्या है, अर्धवृत्त सेमी सर्कल की रेडियस है। ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी जो है, ओ ए ओ सी और ओ डी कोई भी लेंगे ना तो वो पूरा ए सी की आधी आएगी। ये बोलो ये बोलो ये बोलो, सब पूरी ए सी की आधी रहेगी। ओके, तो ये 5.15 रहेगी। अब समकोण त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ओ बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी कि ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर, बड़ी वाली भुजा के बराबर होता है। इस प्रकार बी डी का स्क्वायर निकाला हमने, तो ओ डी के स्क्वायर में से ओ बी को घटा दिया, ये इधर जाएगा, पक्षांतरण होगा तो घट जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी। ओके, ये तो समझ में आ गया। 5.15 4.15 तो 9.3 हो गया। 5.15 में से 4.15 घट गया, लेस हो गया। 5.15 माइनस 4.15 ये घट गया, लेस हो गया। ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा है, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। ओके, तो बी डी बराबर आ गया √ 9.3 इकाई। उसके बाद में ये लिखना है, इसके बाद में ये लिखना है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, अब इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसको हटा देते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर देखेंगे। Mark the distance 9.3 units from a fixed point A on the given number line to obtain a point B such that AB is equal to 9.3 units from B. Mark a distance of 1 unit and mark the new point as C. Find the midpoint of AC and mark that point as O. Draw a semicircle with center O and a radius OC. Draw a line perpendicular to AC passing through B point and intersecting the semicircle at D. Then BD is equal to √ 9.3.
बाय द पाइथागोरस थ्योरम या फिर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देन बी डी इज इक्वल टू रूट 9.3 टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 on the number line, let us treat a line BC as a number line. B is 0, C is 1, then continue with B as 0 and C as 1. Draw an arc. Draw an arc. मार्कर गुम हो गया था। ड्रॉ एन आर्क। आर्क होता है ना चाप, ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कल। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर बी and radius BD, with center B and radius BD, which intersects the number line at the point E या at E, कुछ भी लिख सकते हैं। then E represents रूट 9.3 फ्रॉम द पॉइंट B। ओके, ये हो गया कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको इरेज करते हैं, हटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन तो हो गया अपने पाइथागोरस प्रमेय वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उससे अपना ये अंडरूट 9.3 आया था, हाइपोटेनस कर्ण आया था, BD आया था। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है। इसके भी पार्ट है, इसके भी 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो पहला है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर यानी डिनोमिनेटर, जो भिन्न होती है ना, जैसे 1/2, तो ये उसका हर हो गया, डिनोमिनेटर। इसका परिमेयकरण करना है, यानी इसको रेशियो अपने रेशनल नंबर बनाना है, यानी अंडरूट से हटाना है, इरेशनल से हटाना है, अंडरूट से हटाना है, रेशनल बनाना है, परिमेय बनाना है हर को, यानी डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरों का परिमेयकरण कीजिए। Rationalize the denominators of the following. स्पेलिंग ही समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, थोड़ा ज़्यादा ही कर्सिव हो गया था इसका, DENOMINATOR है, ठीक है। चलो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, इसको हटा ही देते हैं। रेशनलाइज करना है इसको, हरों का परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण करने के लिए इसका अंदर का पहला क्वेश्चन जो है,
ये लिखा हुआ है 1/√7, और अपने को पहले ही बोल रखा है कि हरों का परिमेयकरण करना है, डिनोमिनेटर को जो है रेशनलाइज करना है, यानी कि अंडरूट की संख्या तो अपरिमेय है, इरेशनल है, और इसको डिनोमिनेटर को, हर को परिमेय करना है, तो यहाँ से अंडरूट हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके तुल्य भिन्न बनाएंगे, इसके जैसा ही हम इसी का ही मान की एक और भिन्न बनाएंगे, इसके तुल्य, इसके सिमिलर जो फ्रैक्शन रखेंगे उसका वैल्यू तो सेम रहेगा, बट नीचे से अंडरूट हट जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा, परिमेयकरण हो जाएगा। कैसे, जैसे 1/√7 है, इसको √7 से गुणा कर दिया, √7 से हमने भाग कर दिया, ये कट के मान तो वही रहा, लेकिन तुल्य भिन्न है, इसके सिमिलर फ्रैक्शन है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाएगा। कैसे, √7 को √1 से गुणा किया, √7 को √7 से गुणा किया, √7 का स्क्वायर हो गया, √7 स्क्वायर से अंडरूट का कैंसिल हो गया, यानी कि √7/7, नीचे परिमेय संख्या आ गई, रेशनलाइज आ गई, यही इसका आंसर है, √7/7। ओके, अंश और हर को √7 से गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर अब इसको हटा देते हैं, अब लेते हैं दूसरा, अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे तो अलग ही संख्या दिख रही है, तो यहाँ पे अलग संख्या दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को नीचे से अंडरूट हटाना है, लेकिन हमारे को एक जरूर मान पता है, एक फॉर्मूला जरूर लगता है, a+b और a-b का, जिसमें पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे से अंडरूट हट जाएगा, क्योंकि नीचे a² b² बनेगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे से अंडरूट हटाना है तो इसका विपरीत निशान से गुणा भाग करेंगे। ये अंडरूट वाली संख्या है तो माइनस वाली है तो अपन प्लस रख देंगे, प्लस वाली है तो माइनस रख देंगे। कैसे, ये देखिए आप, ऊपर 1/√7 माइनस √6 है, यही है। हम क्या करते हैं, √7 प्लस √6 से गुणा करते हैं और √7 प्लस √6 से भाग करते हैं। ओके, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये नीचे से जो है इसको परिमेयकरण करना है, इसको रेशनलाइज करना है, परिमेय संख्या लाना है, अंडरूट हटाना है, क्योंकि अंडरूट वाला तो इरेशनल है, अपरिमेय है। तो ये हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, √7 प्लस √6, √7 माइनस √6 से गुणा और भाग दोनों किया हमने। गुणा और भाग करने से क्या हुआ, ये तो कट के यही मान रहेगा, इसी की ही तुल्य भिन्न है, इसके ही सिमिलर है, वैल्यू सेम है, बट ऐसा करने से नीचे से अंडरूट हट जाएगा, ऐसा इसलिए किया। आप देखिए ऊपर √7 प्लस √6 बटा a+b a-b, a+b a-b, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस, सॉरी, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या हो गई √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ओके, √7 प्लस √6 बटा 7 माइनस 6, यानी √7 प्लस √6 बटा 1, यानी √7 प्लस √6, ये इसका मान आ गया। ये इसी के ही तुल्य है, इसी के ही सिमिलर है। ओके, √7 प्लस √6 और ये सेम है, एज इट इज बराबर के निशान लग रहे हैं, यानी ये सेम वैल्यू है, सेम मान है, और बराबर के निशान भी लग रहे हैं, सेम मान है, सेम वैल्यू है, बट हमने इसको नीचे से हर में जो है, नीचे वाली संख्या में डिनोमिनेटर से हमने इसको हटा दिया, इसको 1 रख दिया, नीचे परिमेय संख्या के रूप में रख दिया, इसीलिए इसको रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर या हर का परिमेयकरण कहते हैं। ये हो गया दूसरा। अब इसको हटा देते हैं,
दूसरा हो गया। अब तीसरा करते हैं, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, √5 प्लस √2, लेकिन वो भी हर में, नीचे वाली संख्या पे। ऊपर होता तो फिर हर का परिमेयकरण करने की जरूरत ही नहीं थी, वो नीचे एक ही रहता तो परिमेयकरण हो चुका होता, उसको करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन नीचे है √5 प्लस √2, हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या है, हम बना देते हैं इसको पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या के रूप में, ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं ताकि नीचे स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, इसके बराबरी तुल्य भिन्न, इसी के सिमिलर फ्रैक्शन भिन्न रखेंगे। तो एक तो ये लिख दिया, हम गुणा कर रहे हैं √5 माइनस √2 से, और √5 माइनस √2 से हम भाग भी कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके बराबर है और इसके बराबर, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे वो भी इसके बराबर ही आएगा, यानी कि इसका मान और इसका मान सेम ही है, बट नीचे से हम √ हटा रहे हैं। ऊपर तो रह गया √5 माइनस √2, नीचे क्या हो गया, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली प्लस दूसरी, पहली माइनस दूसरी, पहली प्लस दूसरी, पहली माइनस दूसरी, दोनों संख्याएं हो गई। तो इसका मान किसके बराबर होता है, पहली संख्या के स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ओके, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, √5 माइनस √2 बटा 5 माइनस 2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो इसका मान आ गया √5 माइनस √2 बटा 3। ये इसका आंसर है, √5 माइनस √2 बटा 3। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले से होगा। यहाँ पे क्या किया है, अंश और हर को √5 माइनस √2 से गुणा किया है और भाग भी किया है, ताकि ये कट के यही मान रहे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे से हमारे √ हट रहा है। ठीक है, अंश और दी गई संख्या में, या दी गई संख्या के अंश और हर में √5 माइनस √2 से गुणा, और अंश में और हर में √5 माइनस √2 से गुणा किया, या फिर √5 माइनस √2 से गुणा भी किया और √5 माइनस √2 से भाग भी दिया, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। ये तीसरा तो हो गया था, अब चौथा लास्ट है, 1 बटा √7 माइनस 2। ओके, तो दी गई संख्या के अंश और हर में √7 प्लस √2 से गुणा करने पर, ये जो दी गई संख्या है इसके अंश में और इसके हर में √7 प्लस 2 से गुणा करने पर, ऐसे अंश में और हर में √7 प्लस √2 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। ओके, डिनोमिनेटर में भी और ऊपर भी, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ करेंगे √7 प्लस √2 से गुणा, या फिर दी गई भिन्न में, दी गई जो फ्रैक्शन है इसमें √7 प्लस √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और भाग भी करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या कौन सी है, √7, दूसरी संख्या कौन सी है, 2, a यानी पहली संख्या, b यानी दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इसका गुणा किया है पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या से, √7 माइनस √2 से। ठीक है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या हो गया पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो ये हो गया पहली संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर क्या हुआ, √7 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या यानी 2 का स्क्वायर,
और ऊपर 1 का इस पूरे से गुणा किया तो वही बात हुई, √7 + 2। 1 का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। ओके, तो ऊपर तो आ गया √7 + 2, नीचे हो गया 7 - 2। 7 √7 है ना, तो √7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, पहली संख्या √7 है, दूसरी संख्या 2 है। √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी ऊपर तो हो गया √7 + 2, नीचे हो गया 7 में से 4 गया 3। ये इसका आंसर है, √7 + 2 बटा 3। ये फॉर्मूला कौन सा लगा, ये वाला, a² - b², क्या हुआ, a + b a - b। ठीक है, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a - b a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा था, पहली प्लस दूसरी, पहली माइनस दूसरी, या पहली माइनस दूसरी, पहली प्लस दूसरी, आपस में गुणा करेंगे ना, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो जाएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या, ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है। ओके, तो ये 5वें का चौथा क्वेश्चन था, यानी 5वें का 4th था, लास्ट था, 5th का 4th था, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ बीच बीच में लिखना भी है, अंश और हर को √7 बटा √7 + √2, सॉरी, अंश और हर को √7 + 2 से गुणा करने पर। इससे पहले वाला क्वेश्चन था तो उसमें लिखना था कि दी गई संख्या के अंश और हर में √5 - √2 से गुणा किया, या गुणा करने पर। फिर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिखना था अंश व हर को √7 + √6 से गुणा करने पर। और सबसे पहले वाला था इस, यानी 5वें का पहला, उसमें लिखना था अंश और हर को √7 से गुणा करने पर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंश को और हर को √7 + 2 से गुणा करने पर, या दी गई भिन्न में √7 + 2 से गुणा और भाग करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये थी एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट हो गई है। बाकी हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे।